देखो टॉपिक है मैकेनिक्स, मतलब यहाँ से मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। मैकेनिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक पार्ट्स में तो काइनेमेटिक्स और एक पार्ट्स में आगे हम लॉज ऑफ मोशन से शुरुआत करते हैं। यानी कि मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इसमें कि हम स्टडी करेंगे कि मोशन के बारे में, कि स्टडी ऑफ मोशन होगी, जब उसकी ये नहीं होगी कि हम स्टडी करेंगे कि मोशन हो रही है बट ये नहीं पूछेंगे कि क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं मोशन की और ये भी जान रहे हैं साथ में कि स्टडी अगर मोशन हो रही है तो इसकी वजह से हो रही है, उसका कारण भी अगर हम जान रहे हैं तो उसको, यानी कि मैकेनिक्स को भी इन दो पार्ट्स पे, दो मोशन भी किस आधार पे, एक तो हम सिंपल बस पढ़ रहे हैं कि मोशन हो रही है, किस वजह से हो रही है ये हम नहीं जान रहे उसमें, और अगर हम जान रहे हैं कि विद रीजन की मोशन हुई तो किस वजह से हुई, किस फोर्स की वजह से हुई, उसका कारण भी अगर जान रहे हैं तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, यानी कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैकेनिक्स को। ठीक है, एक पार्ट यानी कि डायनामिक्स, डायनामिक्स की में हम स्टडी करेंगे विद कोजेज कि मोशन हो रही है, कोजेज ऑफ मोशन की स्टडी ऑफ मोशन विद कोजेज, हम जानेंगे कि कारण क्या है मोशन होने का। और यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम कारण नहीं जानेंगे, बस मोशन हो रही है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इतने टाइम के बाद, इसकी एक्सेलरेशन होगी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसमें, और क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं देखेंगे। आगे जब पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, किस वजह से होगी, तो वो क्या होगी हमारे पास डायनेमिक्स। ठीक है, तो यानी कि मैकेनिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इसमें बस मोशन की स्टडी करेंगे कि मोशन हो रही है, बस इसमें कोजेज ऑफ मोशन, मोशन हो रही है बट किस वजह से हो रही है उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। और इसमें विद मोशन, बस मोशन की स्टडी करें, मोशन हो रही है किस वजह से हो रही है वो हम इसमें नहीं पूछते। काइनेमेटिक्स में जो आगे, काइनेमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर बोल दो मोशन इन 1D, या फिर इसी का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इन तीनों का एक ही नाम है, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो, मोशन इन 1D बोल दो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। और या फिर सर्कुलर मोशन हम इसमें भी पढ़ते हैं, मोशन काइनेमेटिक्स में भी, और इसमें भी पढ़ते हैं, डायनामिक्स में भी, दोनों में पढ़ा जाता है उसको अलग अलग तरीके से कि इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें कितना पढ़ेंगे, बस दोनों में ही पढ़ा जाता है सर्कुलर मोशन को। इसमें अगर बात करें डायनामिक्स में, लॉज ऑफ मोशन हो गया, या फिर रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रोटेशनल मोशन, ये सब कुछ, ग्रेविटेशन भी इसी में है, तो वो सारा क्या होगा हमारे पास डायनामिक्स में। हर एक में हम जब डायनामिक्स शुरू हो जाएगी तो हर एक में रीजन हम पूछ सकते हैं कि ये मोशन हुई तो किस वजह से हुई, क्या रीजन है ऐसा होने का, बट यहाँ पे नहीं पूछते इसमें। यानी कि इसमें पहला इसी को पार्ट डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक को स्ट्रेट लाइन मोशन, ये कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और सर्कुलर मोशन। इसी में रिवर कंसेप्ट, रेन कंसेप्ट, वो भी क्या आते हैं इसी में, क्योंकि वो भी क्या है एक प्रकार से 2D मोशन ही है। रिवर कंसेप्ट, रेन कंसेप्ट, ये भी क्या है 2D मोशन है। ठीक है, आगे इसमें बात करें कि डायनामिक्स में लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन मोमेंटम, रोटेशन, कोलिजन भी इसी में, ग्रेविटेशन, ये सारे किस में आएंगे, डायनामिक्स में। ठीक है, इसमें मेन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, रेन कंसेप्ट, रिवन कंसेप्ट, वो भी सारे इसी में है क्योंकि वो 2D मोशन हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो मोशन इन 2D, रेन कंसेप्ट भी क्या है, मोशन इन 2D, रिवर कंसेप्ट भी क्या है, मोशन ही हो रही है उस प्रकार में एक प्रकार से। तो मेन जो है यही है, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, रिवर कंसेप्ट हो गया, रेन कंसेप्ट हो गया, ये सब। ठीक है, इसमें ये है लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन मोमेंटम, रोटेशन, कोलिजन, ग्रेविटेशन, ये सारे डायनामिक्स में आते हैं।
हम ये है एक न्यूटोनिक मैकेनिक्स। यहाँ पे डायनेमिक्स में हीट एंड थर्मो भी आनी चाहिए, बट वो अलग है, हटके है, उसमें इन सब का कोई रोल। ये इसमें अगर एक भी क्लास मिस होगी तो आपको नेक्स्ट क्लास समझ नहीं आएगी, सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कि अगर आपने लॉज ऑफ मोशन की पहली क्लास मिस कर दी तो आप सोचोगे फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन निकालना सीखे, तो वो नेक्स्ट क्लास में भी यूज होंगे, बाकी आगे यूज होते जाएंगे। सेम इसमें फर्स्ट क्लास मिस कर दी काइनेमेटिक्स में, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में पहली क्लास मिस होगी तो नेक्स्ट क्लास की कैसे ये इक्वेशन लगा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। सेम इसमें प्रोजेक्टाइल में पहले किस तरीके से मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल है ही क्या, तो ये मिस कर दी तो इसकी नेक्स्ट क्लास आगे समझ नहीं आएंगी। ग्राफ भी इसी में आ जाता है फिर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के ग्राफ भी है। अब शुरुआत करेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में भी स्ट्रेट लाइन मोशन से, ठीक है। आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मोशन। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो या मोशन इन 1D बोल दो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो, मोशन इन 1D बोल दो, 1D का मतलब है 1 डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी यानी कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी, इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑन ग्राउंड और अंडर ग्रेविटी। अगर गाड़ी जो वेलोसिटी है, अगर गाड़ी जो है सीधी ग्राउंड पे चल रही है, यानी कि वेलोसिटी और ग्राउंड के बीच जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे ग्राउंड, ऑन ग्राउंड मोशन। और अगर आपने बॉल को फेंक दिया या ऊपर से छोड़ दिया, वो क्या होगी, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही होगी। ऊपर फेंक दिया तो भी अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है, ऊपर से छोड़ दिया तो भी अंडर ग्रेविटी मोशन। अगर सीधा चल रही है रोड पे तो उस केस में उसको क्या बोल देंगे, ऑन ग्राउंड। बट दोनों के क्वेश्चंस में सिमिलरिटी है, ये नहीं है कि दोनों अलग। ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडर ग्रेविटी के आते हैं, कि उस केस में बॉल को फेंक दिया, छोड़ दिया, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन, इसमें 99% जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, अंडर ग्रेविटी के हैं। बट अगर देखोगे वैल्यू सेम दिया आपने, ऑन ग्राउंड में भी अंडर ग्रेविटी में, बट दोनों में इक्वेशन सेम लगती हैं, आंसर भी उनके क्या आएंगे, सेम। बट जो आपको पेपर में या फिर ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किसके हैं, अंडर ग्रेविटी के। तो यानी कि इसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, अंडर ग्रेविटी, ऑन ग्राउंड मोशन और अंडर ग्रेविटी मोशन। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्ट्रेट लाइन मोशन को, ऑन ग्राउंड मोशन और अंडर ग्रेविटी मोशन। ऑन ग्राउंड मोशन का मतलब है कि अगर आपने एक बॉल को फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, इस तरीके से या फिर इधर, तो उस केस में यानी कि अगर ग्राउंड है उसके ऊपर इधर वेलोसिटी है, तो ग्राउंड और वेलोसिटी के साथ जो एंगल होगा वो क्या हो गया, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो, अगर 0 डिग्री होगी तो वो क्या होगी, ऑन ग्राउंड मोशन हो रही है, ठीक है। अगर बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया मान लो v की स्पीड से, तो वेलोसिटी और ग्राउंड के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगी, अंडर ग्रेविटी मोशन, ठीक है। ग्राउंड का और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री, तो वो क्या हो गया, अंडर ग्रेविटी मोशन। और ऑन ग्राउंड का मतलब वेलोसिटी और ग्राउंड के बीच थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अब 0 और 90 के अलावा कोई और होगा तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो मोशन इन 2D हो जाएगा। फिर वो एक ही डायरेक्शन में मूव ना करके दोनों डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर 0 और 90 के अलावा कोई और एंगल होगा, या फिर 180 बोल दो, 180 में भी बोल इधर, यानी कि उस केस में 0 90 के अलावा अगर कोई और एंगल होगा तो वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2D होगी। 1D में 0 एंगल होना चाहिए वेलोसिटी और ग्राउंड के पास, और 90 डिग्री, ठीक है। बॉल को ऊपर फेंक दिया, छोड़ दिया, फिर इधर एक गाड़ी जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, मोशन इन 1D, ठीक है। अब हम पहले इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, ऑन ग्राउंड मोशन और अंडर ग्रेविटी मोशन, दोनों में इक्वेशन सेम लगती हैं। अगर आप इसमें भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम दे दी, इसमें भी सेम दे दी, तो उस केस में आंसर दोनों में क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। अभी देख लेंगे कि दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसमें पहली बात आती है इसमें कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है,
कितनी है? 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू में 2n-1। यहाँ पे जो v है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड इक्वेशन v स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as, और फोर्थ इक्वेशन है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू में 2n-1। v यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, u क्या? इनिशियल वेलोसिटी, a है यहाँ पे एक्सेलरेशन, t है टाइम, और s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, और t क्या है? यहाँ पे टाइम है। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, न कि डिस्टेंस, ठीक है। और ये इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म, a यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में ये इक्वेशन नहीं लगती, फिर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे किसके होंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब कैसे करेंगे, वो अलग से क्लास लगेगी उसकी, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया फिर आपको वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होगा ही। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी में क्या लेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दो या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों का मतलब एक ही है। कांस्टेंट बोल दो और यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब क्या है? एक है। अगर मैंने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और या फिर यूनिफॉर्म, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वर्ड अलग अलग है बट मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब ए क्या होगा? यूनिफॉर्म, ए इज यूनिफॉर्म। These equation is valid only when A is uniform। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी आप ये इक्वेशन लगाओगे। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में ये इक्वेशन नहीं लगती, ठीक है। चारों की चारों इक्वेशन किसी से भी पूछ सकते हो। बता दो किसी से। कोई ना, बस आप लॉयल्टी से बता दो। आप बता दो। टू ए एस u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ठीक है। हो गया आपको याद? बता दो। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u प्लस ए बाई टू इंटू में 2n-1। आप बता। नहीं हुई अभी? बता दो, कोशिश करो। ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही बताओ, आपको जो पहले याद आ रही है पहले बता दो, दूसरी याद आ रही है दूसरी बता दो।
वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, v इक्वल टू यू प्लस 80 और सेकेंड यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई ना, याद हो जाएंगे जैसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे। फर्स्ट इक्वेशन होगी v इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और sn, फोर्थ इक्वेशन sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, दोनों में s डिस्प्लेसमेंट ही है न कि डिस्टेंस। फर्क क्या है दोनों में भी समझ आएगा। ये होती है अगर मैंने यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो ये पहली 4 सेकंड की ही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर यहाँ पे आपने टाइम की वैल्यू मान लो 4 पुट करी तो ये क्या बताएगा, पहली 4 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी है गाड़ी ने वो बताएगा। अगर इसमें आपने n की जगह 4 पुट करा तो ये बताएगा कि 4th सेकंड में एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर सेकंड में इस सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो आप इस इक्वेशन से निकालेंगे। अगर टोटल निकालनी है कि पहले कितनी इतनी सेकंड में, मैंने बोल दिया 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड, अगर इसमें टाइम की वैल्यू 3 पुट करी तो ये क्या बताएगा पहली 3 सेकंड में कितनी ट्रैवल करी है। और इसमें अगर n की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी तो 3rd सेकंड में कितनी ट्रैवल करी है वो बताती है। ये पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताई निकाले जाएगी इस इक्वेशन से, और इसमें टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है जितनी भी आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, ये टोटल बताती है, ये पर्टिकुलर सेकंड के लिए बताती है, बट दोनों से ही निकलती क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें देखो मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है। मान लो कि ये दे दिया आपको t इक्वल टू 1 पे गाड़ी यहाँ पे थी, t इक्वल टू 2 पे यहाँ, t इक्वल टू 3 पे और t इक्वल टू 4 पे। एक एक सेकंड का गैप दे रखा है। t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे थी, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4। ये दे दिया कि t इक्वल टू 1 पे जो वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 पे दे दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज होकर वेलोसिटी कितनी होगी 10। t इक्वल टू 3 पे दे दी 15 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया तो क्या होगा, और ये जो मोशन है ये कौन सी हो रही है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या क्या है। देखो इसमें ये जो हो रही है इसमें देखो पहली सेकंड t इक्वल टू 1 पे 5 थी, फिर अगली सेकंड में 5 बढ़ी है 10 होगी, फिर अगली सेकंड में 5 बढ़ी है 15, फिर अगली सेकंड में कितनी होगी 20। जितनी वेलोसिटी पर सेकंड इंक्रीज होती है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। पर सेकंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पर सेकंड कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कितना है 5 का है, और वो कांस्टेंट रह रहा है, यूनिफॉर्म रह रहा है या फिर कांस्टेंट रह रहा है। ये एक्सेलरेशन कितना है 5 का ही है। यहाँ पे यूनिफॉर्म बोल दो या फिर कांस्टेंट बोल दो, बट कांस्टेंट है तो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में इसमें एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अगर वैल्यू पूछी जाए तो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी पर सेकेंड जितनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी के घटने और बढ़ने के रेट को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, पर सेकेंड कितनी बढ़ रही है 5, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा इसमें 5, और कांस्टेंट रह रहा है 5 का, तभी पर सेकेंड क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो मैं इसको इस केस में बताओ क्या दे दिया, इसमें बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा 0। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा 0। कांस्टेंट बोल दो चाहे यूनिफॉर्म बोल दो, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म अगर वर्ड लगाते तो ये सोचते कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट इसमें क्या है कांस्टेंट और कितनी है 0 है। जो वेलोसिटी है वो पर सेकंड क्या रह रही है, सेम ही रह रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्या करिए गाड़ी मूव कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0। पर सेकंड वेलोसिटी उतनी ही रह रही है, t इक्वल टू 1 पे जितनी थी t इक्वल टू 2 पे भी उतनी है, t इक्वल टू 3 पे भी क्या है उतनी है, t इक्वल टू 4 पे भी क्या है उतनी। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ कि मान लो
इसमें बताओ एक्सेलरेशन कितने हैं। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी थी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 पे है 12 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 3 पे है 20 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 4 पे कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, हम यहाँ पे वैल्यू बता ही नहीं सकते क्योंकि पर सेकंड जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। पहले 5 थी, फिर बढ़ के कितनी होगी 12, फिर बढ़ के कितनी होगी 20, फिर बढ़ के कितनी होगी 25। यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है, हम वैल्यू नहीं बता सकते कि फिक्स वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि पर सेकेंड जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बदल रही है। तभी तो वेलोसिटी क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बदल रही है। यहाँ पे तो हमें पता लग रहा था पहले 5 थी फिर 10 होगी, यानी कि 5 बढ़ी है। तो यहाँ पे 10 थी फिर कितनी होगी 15, तो 5 बढ़ी है। यहाँ पे 3t इक्वल टू 3 पे 15 थी फिर कितनी होगी 20, यानी कि 5 बढ़ी है। तो हर सेकंड में कितनी बढ़ रही थी 5, बट यहाँ पे हर सेकंड में पहली सेकंड में बढ़ी है आपके पास 7, फिर आपके पास बढ़ी 8, फिर बढ़ी है 5। तो यानी कि क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। हम एक्सेलरेशन इसमें बता ही नहीं सकते उसकी फिक्स वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया ये वाला केस। इसमें पर सेकंड जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो किसी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। पहले 7 बढ़ी, फिर इसमें 8 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी इसमें 5 बढ़ी, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि फिक्स क्या होगी, क्योंकि पहली 1 सेकंड के लिए अलग था, फिर अगली 1 सेकंड के लिए अलग है, फिर अगली 1 सेकंड के लिए क्या है, अलग है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर फोर्थ केस की बात करूँ मैं, इसमें बताओ एक्सेलरेशन कितने हैं। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड थी, t इक्वल टू 2 पे 60, t इक्वल टू 3 पे 40 और t इक्वल टू 4 पे कितनी है 20। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन पक्का वेलोसिटी के क्या हो गए, अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, नेगेटिव, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, आगे जाने पे वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन होगा। मैंने अभी बताया था वेलोसिटी के घटने और बढ़ने के रेट को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसमें बढ़ रही थी वेलोसिटी पर सेकंड तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और कितने से पहले 80 थी, फिर कितनी होगी घट के 60, फिर 40 और फिर 20। तो यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इन चारों केसेस में किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किस तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे बता सकते हैं वेलोसिटी के डिक्रीज और इंक्रीज होने से। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, सो नेगेटिव होगा। और अगर यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज हो रहा है तो हम वैल्यू भी बता सकते हैं। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी जो थी वो बढ़ रही थी, बढ़ रही या फिर घट रही हो तो हम वैल्यू क्या बताएं, क्योंकि पर सेकेंड अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन हम बताएं इसमें। ठीक है, इन चारों केसेस में किसी को कुछ नहीं पूछना, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दे रखा आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड v एंड s आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसका एक्सेलरेशन दे रखा आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताना है फाइनल 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और कितनी ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, ये बताना है।
हो गया। देखो इसमें वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, टाइम भी आपको क्या है गिवन है। तो इसमें क्या लग जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे आपको u भी पता है, a भी पता है, टाइम भी पता है, तो क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन है 10, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपके पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी निकाल सकते थे आपके t इक्वल टू ये 0 पे थी। अब एक्सेलरेशन जितना होगा वेलोसिटी भी पर सेकेंड उतनी इंक्रीज होगी। तो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसी में 10 ऐड कर दो 20 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ये दे देती मैं इस तरीके से तो एक्सेलरेशन बता देते कितना होता 10 का। अगर t इक्वल टू 1 पे 10 दे रखी है, t इक्वल टू 2 पे 20 और t इक्वल टू 3 पे कितनी दे रखी है 30, तो पक्का एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तभी 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जितना एक्सेलरेशन दे रखा होता है तो उतनी ही पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंड करता है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दे रखा है। अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, एक्सेलरेशन भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन दे दिया तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। या चाहे इसमें सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा दो, चाहे थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। तो थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और सेकंड से भी। इसमें सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये दोनों टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में u और t, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये वाली ut क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम की वैल्यू 3, तो 0 इंटू 3 क्या होगा 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10 का, टाइम की वैल्यू दे रखी है आपको 3 का स्क्वायर। तो s इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 5 इंटू में 9 45 मीटर। आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी 45 मीटर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है इसमें? यानी कि अगर वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो, क्योंकि इसमें जो जिस हिसाब से जो वैल्यू गिवन थी उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही इसमें अननोन u पता था, a पता था आपको, t पता था, तो v निकल जाएगा। इसमें भी आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u आपको पता था, टाइम पता था, a पता है और t पता है, तो s निकल जाएगा। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी 0, तो सीधा क्या लगा दो हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 दे रखी है तो आप सीधा लगा सकते हो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा लगा सकते हो हाफ ए टी स्क्वायर, जब u क्या हो 0, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो ही जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर u ही 0 है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी 0 ही आएगी। तो अगर u 0 है तो सीधा लगा दो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। 5 सेकेंड के बाद s और v बता दो। फाइंड v एंड s आफ्टर 5 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है आपको, एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे चाहे मैं a लिखो या ना लिखो, क्योंकि यूनिट से पता लग रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड।
हो गया। वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो v इक्वल टू क्या लगा दो, u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, प्लस एक्सेलरेशन दे रखा है 20, टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी पर सेकेंड कितनी इंक्रीज होगी 20। एक सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी 20, ये t इक्वल टू 0 पे 0 है तो t इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, इसमें ऐड कर दोगे। t इक्वल टू 3 पे 60 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 पे 80 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 5 पे 100 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो हाफ एक्सेलरेशन दे रखा है 20 इंटू में टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू 10 इंटू में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 250 मीटर। आगे समझ श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी और एस बताना है जब बॉडी रुक जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 80 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। टाइम बताना है कितने टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेगी बॉडी। देखिए इसमें टी और एस बताना है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो पक्का एक टाइम पे गाड़ी रुकेगी ही। जब यू और ए जो है क्या हो एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट हो एक दूसरे के, यू और ए क्या हो एंटी पैरेलल, तो उस केस में ए का साइन आप नेगेटिव लोगे। ए क्या लोगे नेगेटिव, ठीक है। जो मैंने पीछे केस बताया था उसमें नेगेटिव रिटार्डेशन, ए नेगेटिव तभी बताया था जब वेलोसिटी क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज ही होगी। अगर यू और ए क्या हो एंटी पैरेलल हो तो वेलोसिटी क्या होगी एक टाइम पे 0 जरूर होगी। तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 0। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 80 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ए का साइन क्या लोगे नेगेटिव लोगे, क्योंकि यू और ए क्या है एंटी पैरेलल है, तो माइनस का 10 इंटू में टाइम आपको निकालना है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 10t। तो यहाँ पे 80 को इधर ले आओ, 8 माइनस का 80 इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 80 डिवाइड बाय में 10, कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। कितने टाइम बाद 0 हो जाएगी
8 सेकेंड के बाद इसकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो s इक्वल टू या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हो, वो लगा लो चाहे, दोनों से आंसर सेम आएगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन का साइन क्या लोगे नेगेटिव, 2 इंटू में एक्सेलेरेशन दे रखा है 10 इंटू में एस आपको निकालना है। 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400 माइनस 20s, इसको इधर लिया 6400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20s, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 6400 डिवाइड बाय में 20, 320 मीटर। ठीक है, आपने दोनों ऐड कर रखे हैं, नहीं बाद में माइनस कर दो। समझ में आई है, दोबारा बताना है या नहीं, श्योर? कहाँ पे? उससे भी कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। सेकंड इक्वेशन से भी कर लो, आंसर यही आएगा 320 मीटर ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो। है इसमें तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब बॉडी रुक जाएगी, यानी कि बॉडी स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इसमें एक बात बतानी है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। दो सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो टाइम और डिस्प्लेसमेंट पूछिए जब बॉडी रुक जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी 0।
तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का साइन क्या लोगे, नेगेटिव लोगे कि दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल दे रखी है आपको 60 माइनस 20 इंटू में t, तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20t, 20t को इधर लिया है तो 60 डिवाइड बाय में 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा t, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकेंड। कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगी, 3 सेकेंड के बाद। वैसे भी निकाल सकते थे, ये t इक्वल टू 0 पे कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 60 है, रिटार्डेशन कितने से हो रहे 20 से, तो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, 60 में से 20 लेस, और t इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 3 पे कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, समझ में आया, यानी कि t इक्वल टू 1 पे 60 में से कितनी लेस हो जाएगी 20, यानी कि 40, t इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी 20, और t इक्वल टू 3 पे कितनी हो जाएगी 0। तो 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, कितना आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, बट विदाउट इक्वेशन भी आप बता सकते हो, क्योंकि जितने से रिटार्डेशन हो रहा है पर सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी उतनी ही डिक्रीज होगी यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 का स्क्वायर, माइनस साइन लोगे 2 इंटू में एक्सेलरेशन है 20 इंटू में s, 0 इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 40s, तो 3600 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40s, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600 डिवाइड बाय में 40, 90 मीटर। आगे ये समझ आपको, किसी को कुछ पूछना है इसमें, आपको पूछना है आगे समझ। ये अभी तक जितने क्वेश्चन की ये सारे क्या थे, ऑन ग्राउंड के क्वेश्चन थे। अगर ऑन ग्राउंड दे रखा यानी कि गाड़ी चल रही है इतने टाइम बाद रुक जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट डालो। अब बात करें अंडर ग्रेविटी की, यानी कि बॉल को ऊपर फेंक दिया या फिर छोड़ दिया। मान लो कि ये बोल दिया कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड। A ball is projected upward direction with a velocity of 30 meter per second. Find time when velocity 0. कितने टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ये बताना है आपको, और s की वैल्यू बतानी है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो कितने टाइम बाद 0 होगी और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये बताना है आपको। यहाँ पे ये सोचोगी कि एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं, अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया या फिर छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन जो लोगे वो क्या लोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अप्रोक्सीमेट कितना ले लोगे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में बोला गया आपको 9.8 लेना है तो 9.8 लोगे, वरना आप 10 ले सकते हो, कि अंडरस्टूड होगा कि 10 लेके ही उसने सोल्व कर रखा होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर बॉल, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, चाहे आप बॉल को ऊपर फेंको या फिर ऊपर से छोड़ो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ, बॉल को छोड़ोगे तो दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो ये बताना है कितने टाइम बाद बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगी ये बताना है। इस पे नेगेटिव लेंगे। अगर बॉल को ऊपर फेंका है तो उस केस में जी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हो गए, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जी का साइन क्या लोगे यहाँ पे नेगेटिव लोगे। और छोड़ दिया तो उस केस में क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि नीचे ही बॉल आ रही है, नीचे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पॉजिटिव लेते हैं। क्या हो गया
देखो इसमें भी कोई अलग नहीं है, जो अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही है, इसमें भी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेंगी। अगर टाइम निकालना है तो v इक्वल टू क्या लगा दो u प्लस ए टी। इसमें भी वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी, एक टाइम पे जीरो होगी, यानी कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अगर मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी जीरो, या फिर मैं बोल दूं एट मैक्सिमम हाइट, ये बोल दूं कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे होगी, ये बोलना, या फिर इसकी वेलोसिटी जीरो कितने टाइम में होगी, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। क्योंकि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी उस टाइम उसकी वेलोसिटी पक्का एक इंस्टेंट के लिए जीरो होगी ही होगी। तो v फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30, a की वैल्यू कितनी लोगे 10, इंटू में टाइम की वैल्यू बतानी है। तो 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10t, t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30 डिवाइड बाय में 10, यानी कि 3 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितनी होगी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद ये बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पे होगी, ये बोल दो, या फिर 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। अब यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद ये बॉल पक्का क्या आएगी, नीचे ही आएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैक्सिमम हाइट का मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी जीरो। मैं यहाँ पे ये बोल दी फाइंड टाइम व्हेन बॉल रीच एट मैक्सिमम हाइट। चाहे मैं ये बोल दो फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे एस बताना है जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, या फिर मैं ये बोल दो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। बताओ क्या बताओ, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करेगी ये बोल दो, या फिर जब बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इतने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। v स्क्वायर इक्वल टू क्या था u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 माइनस 2 इंटू में 10 इंटू में s की वैल्यू निकालने हैं। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 इक्वल टू 20s। तो 900 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20s। 900 डिवाइड बाय में 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा s। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 मीटर। इतनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी एक बॉल। देखिए अभी भी देख लेना, आप बॉल को फेंकोगी तो एक मैक्सिमम हाइट पे, बोलो क्या हो गया, मैंने बोला था कि वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी, इसको अगर मैंने मार्कर को ऊपर फेंका तो एक हाइट पे जाके रुकेगा, एक इंस्टेंट के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है। तो मैक्सिमम हाइट पे एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये बोल दो कि वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो होगी, और या फिर ये बोल दो कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो ही है। या फिर ये बोल दिया कि बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी, तो इसका मतलब वो उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, एक टाइम के लिए जीरो। एक इंस्टेंट के लिए ही जीरो होती है, क्योंकि तुरंत वापस जीरो आता है। अगर लंबे टाइम तक तो यहाँ पे बहुत टाइम के लिए ठहरेगी फिर, तो एक इंस्टेंट के लिए ही जीरो होती है, बहुत ना के बराबर टाइम। फिर क्या आती है, दोबारा से उसी रास्ते से दोबारा से वापस आती है। तो यहाँ पे इसमें भी सेम, अभी जो पिछला क्वेश्चन क्या था वो भी क्या था, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। इसमें भी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही थी, उसमें भी क्या लग रही है, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये अंडर ग्रेविटी मोशन है, वो क्या थी, ऑन ग्राउंड मोशन है। इसमें समझ आ गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते फाइंड मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। एच मैक्स बता दो, शॉर्ट में अगर बोलूँ एच मैक्स बता दो, और कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ये बता दो।
नहीं, वही है। एक्सटर्नल तो तब होगा जब मैं ये बोलूँ कि वैक्यूम नहीं है, एयर है। तो एयर है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि एयर ड्रैग फोर्स कितना है, वो तो अलग हो जाएगा। ये सारी बातें वैक्यूम में ही हो रही हैं, फिर सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे वैक्यूम ना होता तो जी की वैल्यू भी अलग होती, हर बार 10 नहीं लेते, ऊपर जाते समय अलग होती, नीचे आते समय अलग होते, ऊपर जाने का टाइम अलग होता, नीचे आने का टाइम अलग होता। फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी अलग अलग होती। हो गया? इसमें बॉल की वेलोसिटी घटते घटते 0 होगी और वो तब क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे होगी अपनी। तो इसमें टाइम निकालना है तो अब क्या लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, ए का साइन नेगेटिव लोगे कितना 10 इंटू में टाइम आपको निकालना है। तो t 10t इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाय में 10 सेकेंड। कितने टाइम बाद 0 हो जाएगी 10 सेकेंड के बाद। वैसे भी देखो 100 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और रिटार्डेशन कितने से हो रहा है 10 से, तो पर सेकेंड जितना एक्सेलेरेशन होता है उतनी डिक्रीज हो जाएगी इसमें, क्योंकि अपोजिट में है। तो 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी 90, फिर 1 सेकेंड के बाद 80, फिर 1 सेकेंड के बाद 70, फिर 1 सेकेंड के बाद 60, 50, 40, 30, 20 और 0। कितना टाइम लगेगा उसको 0 होने में 10 सेकेंड लगेंगे। अगर इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इक्वेशन ना लगा के आप क्या निकाल सकते हो, अगर ये पूछा है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी u/g कर दिया करो। कितनी आ जाएगी u/g। अगर ये पूछ लिया कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो टाइम निकालने के लिए, u/g इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, तो इससे भी कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय में 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगेंगे इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। इसकी मैक्सिमम हाइट पूछी है तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्सेलरेशन 10 इंटू में s आपको बताना है। तो 0 इक्वल टू 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 20s, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 20s, s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास डिवाइड बाय में 20, यानी कि 500 मीटर। s कितना होगा 500 मीटर, s की वैल्यू कितनी होगी इसकी 500 मीटर। इतनी हाइट ये ट्रैवल करेगी। क्या हो गया, मैंने बोला जाने के लिए, वो तो अब उसको जाना होगा बस, मैंने बोला तो नहीं ना जाने के लिए, मैं पढ़ा रही हूँ बैग बंद करके चल रही हूँ। इसमें s की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल करेगी 500 मीटर। समझ में आ गई है। यानी कि इसमें भी और अंडर ग्रेविटी और ऑन ग्राउंड मोशन में कोई फर्क नहीं है। इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो टाइम को। अगर ये पूछा है कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या लगाओगे t इक्वल टू u/g, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर मैक्सिमम हाइट के लिए पूछा है तो आप इक्वेशन से भी कर सकते हो, और इसका एक फॉर्मूला है h मैक्स निकालना है तो u स्क्वायर बाय में क्या कर दो 2g, u स्क्वायर बाय में 2g। डायरेक्ट आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, u स्क्वायर बाय में 2g, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाँ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 2g। समझ में आ गई ये क्वेश्चन, कुछ पूछना है इसमें। ये डीपीपी ले लेना, इसके लास्ट क्वेश्चन ट्राई मत करना, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो तो आपसे, ठीक है।